हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफली रह रहे होंगे इस पेंडेमिक के सिचुएशन में, और आप लोगों की पढ़ाई भी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 यानी कि 15 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, एक और बात, अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेशन आज का और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन माना जाता है। आप लोग भी अपना आंसर मार्क कर लीजिए, और जब मैं इसका आंसर करेक्ट बताऊंगी तो फिर आप लोग अपना मैच कीजिएगा आंसर कि आप लोग का आंसर सही है या नहीं, और मुझे सेशन के एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए, यानी कि आउट ऑफ 15 आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अब माना जाता है ये तो हम लोग जान लिए, लेकिन क्यों माना जाता है ये भी तो ज़रूरी है जानना। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में जब आप लोग रिवाइज कीजिए तो आप लोग उसको भूलें नहीं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सनलाइट की प्रतिक्रिया में शरीर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और विटामिन डी जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला तो होता है D2, विटामिन D2, और दूसरा होता है विटामिन D3, ठीक है। ये 2 तरह का होता है। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। फिर से रिपीट कर देती हूँ, विटामिन D2 को कहा जाता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन जो D3 होता है उसे कहते हैं कोल कैल्सीफेरॉल, ठीक है। जब हम विटामिन डी को सनलाइट, भोजन या मेडिसिन की मदद से लेते हैं तो यह हमारे शरीर में क्या करता है कि हार्मोन में बदल जाता है। इस हार्मोन को सक्रिय विटामिन डी या कैल्सिट्रियोल कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 90% विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग के तेल का निम्न में से कौन एक प्रमुख घटक होता है? इन चारों में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो हमारा सही आंसर होगा? इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक यानी कि कंपोनेंट होता है? आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूजेनॉल। यूजेनॉल जो है वो लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक होता है, यानी कि कंपोनेंट होता है। लौंग के तेल में यूजेनॉल की जो लगभग प्रतिशतता होती है वो होती है 80 से 92%, यानी यूजेनॉल जो है लौंग के तेल में लगभग 80 से 92% तक पाया जाता है, यानी होता है, ठीक है। और यह जो है यह वेनिलीन बनाने के काम आता है। समझ आया? देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। डेपोग विधि जो है निम्न में से किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन हैं, बताना है कि इन चारों में से किसकी खेती से संबंधित है डेपोग विधि। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। डेपोग विधि जो है वो रिलेटेड है धान की खेती से, ठीक है फ्रेंड्स। धान की खेती से रिलेटेड होता है डेपोग विधि, ये तो समझ हम लोग को आ गया। बट ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये भी हम लोग जान लेते हैं।
कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी फिलीपींस में, ठीक है। और भारत में जो ये विधि आई है फिलीपींस से ही आई थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, एक निम्न में से किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है, यानी खुद को बनाने की जो शक्ति होती है वो निम्न कोशिकाओं में से सबसे कम किसमें होती है। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मस्तिष्क कोशिकाओं यानी ब्रेन सेल्स जो होती हैं उनमें सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है, यानी कि खुद को बनाने की शक्ति। जब ये ब्रेन सेल्स किसी कारण से अगर नष्ट होने लगते हैं तो इनमें बहुत कम मतलब ये पुनर्योजना शक्ति होती है, खुद को बनाने की शक्ति होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने या भोजन की दृष्टि की अनुभूति करने के, यानी कि ह्यूमन माइंड का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ से ये पता चलता है कि हमें भूख लग रही है या भोजन कहाँ पे है, इसके बारे में पता चलता है। तो वह मस्तिष्क के किस भाग में है ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपोथैलेमस। ह्यूमन माइंड का जो हाइपोथैलेमस भाग है वहाँ पे भूख लगने या भोजन से दृष्टि की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं। अब हम लोग हाइपोथैलेमस की जब चर्चा कर ही रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है यह मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग है। यह कहाँ स्थित रहता है, तो यह जो प्यूस ग्लैंड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसके बारे में कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा भी था। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ कल का सेशन देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था। तो ये जो हाइपोथैलेमस है प्यूस ग्लैंड के पास स्थित होता है। अब इसका कार्य क्या क्या होता है ये भी हम लोग जान ही लेते हैं। तो इसका कार्य होता है ह्यूमन बॉडी में हार्मोन को रिलीज़ करना। हार्मोन को जो रिलीज़ करना होता है, कितना करना होता है, कैसे करना होता है, यह हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। यह बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमें जो भी इमोशनल रिएक्शंस किसी भी चीज़ को लेके होते हैं, जैसे किसी चीज़ को लेके हम लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये सारा जो भी होता है ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। यह हमारी दैनिक गतिविधि जैसे कि खाना पीना, शरीर का टेम्परेचर, एनर्जी का रख रखाव, ये सभी जो भी चीज़ें हैं वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मानव मस्तिष्क का। आई होप ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित करता है। लीवर जो भोजन को यानी कि फूड को संचित करता है वह किस रूप में करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लाइकोजन। लीवर जो है वो भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन है कि 1 जीन 1 एंजाइम का जो विचार है यह किन्होंने दिया था। किनका विचार था 1 जीन 1 एंजाइम। 4 ऑप्शन हैं, बताना है। तो फ्रेंड्स 1 जीन 1 एंजाइम का जो विचार था यह विचार दिया था वीडल तथा टेटम ने। वीडल तथा टेटम का विचार था ये 1 जीन 1 एंजाइम। अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये विचार दिया था वीडल तथा टेटम ने। इसका मतलब क्या था, तो इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीन जो है वो सिर्फ एक ही एंजाइम का उत्पादन करता है या उसका संश्लेषण करता है या उसकी गतिविधि को कंट्रोल करता है। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ कि जो प्रत्येक जीन है वह सिर्फ एक ही एंजाइम का उत्पादन करता है या संश्लेषण करता है या उसकी गतिविधि को कंट्रोल करता है। और यह दिया कब गया था, तो यह दिया गया था 1941 में। नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1 जीन 1 एंजाइम दिया गया था, विचार जो था यह दिया गया था 1941 में। लेट्स मूव अहेड।
अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जेरोंटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जेरोंटोलॉजी में हम लोग बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बाकी दोनों के बारे में जान ले। जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी में क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो जियोलॉजी में हम लोग अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर, पदार्थों, चट्टानों के इतिहास आदि के बारे में पढ़ते हैं, यानी इसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। जीनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो जीनोलॉजी में हम लोग परिवार की वंशावली, परिवार की उत्पत्ति तथा परिवार के इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। जियोलॉजी में हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं और जीनोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं परिवार की वंशावली, परिवार की उत्पत्ति तथा उसके इतिहास के बारे में। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है यह किन्होंने दिया था। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था यह दिया था डार्विन ने। कल का सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका भी आंसर आप लोगों ने करेक्ट ही मार्क किया होगा। कल के सेशन में मैंने एक बुक के बारे में बताया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैंने उसके बारे में पूछा था, उसके बारे में बताया था। तो वो जो बुक थी उसके राइटर थे डार्विन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये जो सिद्धांत था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ये सिद्धांत उसी बुक में दिया था डार्विन ने। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था ये सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक थी उनकी, उसमें उन्होंने दिया था। और यह जो सिद्धांत है ये कब दिया था, तो ये दिया था 1858 में। नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1858 में ये सिद्धांत दिया था। अब ये तो हम लोगों ने जान लिया, बट इस सिद्धांत में है क्या, इस सिद्धांत क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तो यह सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि पर्यावरण जो है वह किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट्स मानव शरीर की किससे रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स जो है वो मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी की किससे रक्षा करती है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा रोगाणुओं। लिम्फोसाइट्स जो है वो ह्यूमन बॉडी की रोगाणुओं से रक्षा करती है। लिम्फोसाइट का लिम्फोसाइट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है ये लिम्फ में पाए जाते हैं। ये लिम्फ में एक मुख्य प्रकार के सेल्स हैं के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम लिम्फोसाइट हुआ। और ये 3 तरह के होते हैं। मैं अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, इसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में पूरा बताऊंगी। अभी तो शॉर्ट में आप लोग जान लीजिए कि ये 3 तरह के होते हैं। पहला टी सेल्स होता है, दूसरा बी सेल्स होता है और तीसरा जो होता है इसका टाइप उसे कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं लिम्फोसाइट। समझ आ गया होगा आई थिंक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स जो है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स जो है ये किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो यह एक प्रकार का बागवानी है। इसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि कराई जाती है। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसमें हाइड्रो का मतलब पानी होता है, पोन्स का अर्थ होता है श्रम। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो ये मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। लेट्स मूव अहेड। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं। जो भी वनस्पति रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका नाम क्या होता है ये बताना है। तो उन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा।
रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो वनस्पति होते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स। बाकी दोनों के बारे में जान लें। हाइड्रोफाइट्स जो है ये उन्हें कहा जाता है जो वनस्पति जल में उगते हैं। ठीक है, हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, तो हाइड्रोफाइट्स वैसे वनस्पति को कहा जाता है जो जल में उगते हैं। और पैरासाइट आप लोगों को पता ही होगा कि ये परजीवी होते हैं जो किसी और के शरीर पर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को कहते हैं जीरोफाइट्स। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसका निर्माण कहाँ होता है ये बताना है। इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम लोग सेल्स का पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी जो होता है वो कार्बनिक यौगिक होता है। और मैं बता दूं कि प्रकृति में एटीपी की जो संख्या है वो लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा है। जी हाँ, 10 लाख से भी ज़्यादा है एटीपी की संख्या प्रकृति में। ठीक है, तो ये इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया। तो आविष्कार की बात तो बाद में करें, पहले ईईजी होता क्या ये जान लेते हैं। तो ईईजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। नोट कर लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी का फुल फॉर्म होता है ये। इसका उपयोग क्यों करते हैं ये भी जान लेते हैं कि इसका उपयोग करते हैं मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के मूल्यांकन के लिए। और अब मैं बता देती हूँ कि इसका आविष्कार किसने किया। तो ईईजी का आविष्कार किया हॉर्सबर्गर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ईईजी का आविष्कार किया हॉर्सबर्गर ने। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि के मूल्यांकन के लिए। और मैं बता दूं एक और चीज़ आप लोगों को कि इसका जो पहला बार इस उपयोग किया गया था वो हॉर्सबर्गर ने किया था 1924 ईस्वी में पहली बार किया था ह्यूमन माइंड की विद्युत गतिविधि के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, पहली बार रिकॉर्ड की गई थी इसके द्वारा ह्यूमन माइंड की विद्युत गतिविधि का। ठीक है, तो 1924 में याद रखिएगा आप लोग। लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है, यानी दूध से जब हम लोग क्रीम हटाते हैं तो उस दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब दूध से क्रीम को हटाते हैं तो दूध का जो घनत्व होता है वह क्या होता है, वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। दूध से क्रीम हटाने पर दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह जो आज का हमारा सेशन है वो एंड होता है। सेशन कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, एक और बात कि आप लोगों के आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए, कितने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर सही हुए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो हम लोग और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाएंगे। और जैसे ही शेड्यूल बनता है हमारा कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे होगा तो हम लोग टेलीग्राम पे इसको पोस्ट कर देंगे। तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स भी मिलेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।